हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स की मैथ्स में हमने पार्ट 1 जिसका नाम क्या था, गणित में पैटर्न। तो ये हमने क्या कवर किया, पूरा चैप्टर 3 पार्ट में कवर किया है इसको। पहले वीडियो में हमने क्या किया है, पूरे पैटर्न्स को समझा कि किस किस प्रकार के पैटर्न्स होते हैं, और बुक में हमें 3 टेबल्स के माध्यम से अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया गया था कि हम किस किस तरीके से पैटर्न्स को देख सकते हैं। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद सेकंड पार्ट वाला वीडियो जो अभी बन रहा है इसे कंटिन्यू करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है, रेखाएं एवं कोण। ठीक है, इस चैप्टर में हमें क्या, इसका नाम क्या दिया हुआ है, रेखाएं एवं कोण। अब देखिए, ये चैप्टर सुन के ही नाम कैसे हैं, बच्चे ऐसे नाचने लगे हैं, है ना। इस टाइप से क्या हो रहा है, बच्चे डांस करने लगे हैं। तो चैप्टर इतना अच्छा है कि बच्चे पहले से ही इसको सुन के डांस कर रहे हैं। अब देखिए, हम देखते हैं इसके बारे में कि इस चैप्टर में ऐसा क्या है कि बच्चे सुनते से ही डांस करने लगे हैं। देखिए, इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, पहले तो हमें ये बताया गया है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ज्यामिति की कुछ आधारभूत अवधारणाओं को जानेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए इसमें बताया गया है कि हम बिंदु के बारे में पढ़ेंगे कि एक बिंदु क्या होता है, रेखाएं क्या होती हैं, किरणें क्या होती हैं, रेखाखंड क्या होता है और कोण क्या होता है। इतने टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, इसमें कवर करने हैं। फिर क्या है, ये क्या है, जो ये विचार है, ये समतल ज्यामिति के मूलभूत अंग हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो समतल ज्यामिति ये शब्द आया है, तो इस समतल ज्यामिति का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, समतल ज्यामिति मतलब क्या होता है कि ज्यामिति की वह शाखा जिसमें हम उन आकारों का अध्ययन करते हैं जो एक ही समतल पर बने होते हैं, मतलब एक ही तल पर जो बने हुए होते हैं, जिनका एक ही बेस होता है, उस पर जो अध्ययन किया जाता है वो किस पे किया जाता है, समतल ज्यामिति के अंतर्गत किया जाता है। किनका अध्ययन, जो एक ही तल पर बने हुए होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करें कि समतल ज्यामिति और क्या होती है, और अच्छे से समझने का प्रयास करें, तो समतल ज्यामिति का मतलब होगा कि जब हम केवल लंबाई और चौड़ाई, मतलब ऐसे आकारों की बात करते हैं जिनमें क्या हो, सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो उसमें वो सारे जो चित्र होंगे, ये सब जो आकृतियाँ होंगी, ये किस में आएंगी, समतल ज्यामिति में आएंगी। जैसे कि इसमें देखिए, हम किस किस की बात कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं, तो देखिए त्रिभुज में क्या होगी, सारी भुजाओं की क्या होगी, लंबाई होगी, है ना। अगर हम एक वर्ग की बात करते हैं, तो देखिए इसमें क्या होगी, ये इसकी लंबाई हो जाएगी और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। इसमें हम जो समतल ज्यामिति, अब आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है, कि जिसमें हम सिर्फ लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें क्या है, ज्यामिति के विभिन्न उन्नत विषयों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, रेखा, किरणें, रेखाखंड और कोण के बारे में। ये हमारे टॉपिक उन्होंने बता दिए हैं कि हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, ये जो सारे जो टॉपिक हैं ये किस के अंतर्गत आते हैं, समतल ज्यामिति के अंतर्गत। और समतल ज्यामिति क्या होती है, इस ऐसी, मतलब ज्यामिति की ऐसी शाखा जिसमें हम किन आकारों का अध्ययन करते हैं, जिनमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, जो एक ही समतल पर होते हैं, तो उनमें उनका अध्ययन हम समतल ज्यामिति के अंतर्गत करते हैं। आई होप आपको इतने पॉइंट समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिंदु क्या होता है। बिंदु क्या होता है, बिंदु मतलब डॉट। आप सभी लोग जानते होंगे कि डॉट क्या होता है, एक छोटा सा पॉइंट। जैसे अगर हम ऐसा लगा दें, यहाँ पे ये तो बड़ा हो गया, जैसे अगर हम ये लगा दें, ये देखिए लग नहीं रहा है, एक सेकेंड, ये इस टाइप से अगर हम एक पॉइंट लगा दें यहाँ पे, जैसे ये पॉइंट बन भी नहीं रहा है, जैसे ये छोटा सा क्या बना है, ये पॉइंट बना हुआ है। तो देखिए क्या है, कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक बिंदु अंकित कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, पेंसिल से एक बिंदु बनाना है। क्या है, देखिए बिंदु जितना, जो सिरा है, जो पेंसिल की जो नोक है, वो जितनी नुकीली होगी, डॉट उतना ही छोटा बनेगा।
ठीक है, जितना नुकीला होगा डॉट उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। तो बिंदु क्या होते हैं कि बिंदु एक सटीक स्थान निर्धारित करते हैं। बिंदु क्या करते हैं, एक स्थान निर्धारित करते हैं, मतलब एक जगह के बारे में हमें बताते हैं। जैसे ये हमने एक डॉट लगा दिया तो ये एक जगह के बारे में बता रहे हैं। अब बिंदु में क्या होता है, देखिए बिंदु में देखिए, अब जैसे छोटा सा हमने बिंदु बना दिया तो इसमें ना इसकी कोई लंबाई है, ना इसकी कोई चौड़ाई है, ना ही कोई इसकी ऊंचाई है। तो मतलब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि समतल ज्यामिति हम पढ़ रहे हैं। समतल ज्यामिति के अंतर्गत बिंदु भी आएगा, लेकिन बिंदु में क्या है, देखिए इसमें ना लंबाई भी नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है और ऊंचाई भी नहीं होती है। बिंदु के कुछ इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि जैसे क्या है, 3 बिंदु इन्होंने अंकित करके हमें बताया और उनका नाम क्या रखा है, Z, P और T, है ना। ये इन्होंने 3 बिंदु बना दिए हैं, Z, P और T। ये क्या बता रहे हैं कि इस जगह पे एक डॉट बना हुआ है। बस बिंदु के बारे में इतना ही इन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि जितनी नुकीली चीज़ से हम डॉट बनाएंगे डॉट उतना ही बारीक बनेगा। और क्या होगा, बिंदु में ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। बिंदु के बारे में आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है 2.2 में, रेखाखंड, है ना। मतलब रेखाखंड के बारे में इसमें बताया गया है। कागज़ के एक टुकड़े को मोड़िए, मतलब आपको एक कागज़ लेना है, एक कोई भी कॉपी का कागज़ लेना है और उसको क्या करना है, उसको मोड़ना है। जब आप उसको मोड़ कर खोलेंगे दोबारा तो आपको उसमें क्या दिखेगी, एक लाइन खिंची हुई दिखाई देगी। जो वो लाइन बनी हुई है आपके कागज़ में, आपको एक कागज़ लेना है और उसे मोड़ना है और मोड़ने के बाद फिर से खोल देना है उस कागज़ को। जैसे ही आप, जैसे एक कागज़ हमने लिया, ठीक है, ये एक मान लीजिए ये एक कागज़ है, ठीक है, यहाँ बनने ये कागज़ है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, ऐसे मोड़ दिया, एक के ऊपर एक कर दिया और फिर जब हमने इसे खोला तो हमें यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन खिंची हुई दिखाई देगी, जैसे इस प्रकार से इस चित्र में दिख रही है। तो जो ये लाइन खिंची हुई है इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही रेखाखंड कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। ओके, फिर उसके बाद क्या है, इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं, मतलब 2 बिंदु होते हैं। जैसे देखिए एक बिंदु ये दिख रहा है और एक बिंदु ये दिख रहा है। तो रेखाखंड में कितने बिंदु होते हैं, कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, तो 2 बिंदु होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें ये लिखा हुआ कि एक कागज़ पर 2 बिंदु ए और बी अंकित कीजिए और उन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, हमें जोड़ कर देखना है कि हम कितने तरीके से इन बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ पे हमने 2 बिंदु बनाए, ए और बी। अब देखिए एक तो हम इसको, जैसे हम इनका नाम दे देते हैं, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। अब देखिए एक तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं सीधे सीधे, फिर एक हम इसको ऐसे घुमा के जोड़ सकते हैं ऊपर से और एक घुमा कर जोड़ सकते हैं नीचे से। ये 3 तरीके हो गए। फिर इसी में देखिए हम और भी बना सकते हैं, जैसे हमने ये 2 पॉइंट, इसी डायग्राम को हमने फिर से बनाया, ए और बी 2 बिंदु लिए। तो अब हम इनको कैसे, ऐसे भी जोड़ सकते हैं जिगजैग तरीके से, ठीक है। और इसी प्रकार से हम नीचे में भी जिगजैग लाइन बना सकते हैं और इन्हें जोड़ सकते हैं, है ना। तो क्या है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे छोटा रास्ता कौन सा लग रहा है, आई थिंक यही वाला सबसे छोटा रास्ता होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ए से बी तक सबसे छोटा मार्ग कौन सा है, ए और बी को जोड़ने वाला सबसे छोटा मार्ग, जिसमें क्या है, बिंदु ए और बी भी सम्मिलित हैं। अब देखिए जो ये लाइन है जिसके माध्यम से हम ए और बी को जोड़ रहे हैं, इसको वो क्या कह रहे हैं, इस लाइन को वो कह रहे हैं रेखाखंड। 2 बिंदुओं को जो रेखा जोड़ रही है उसे क्या कहेंगे हम, रेखाखंड, ठीक है। तो अब रेखाखंड को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, मतलब शो कैसे करते हैं। अगर जैसे हमें ये बताना है कि हम ये लिखना चाहते हैं कि रेखाखंड ए और बी, ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे हम इस रेखाखंड की बात करें तो हमने क्या लिख दिया, रेखाखंड ए बी। लेकिन अगर हम इसे शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, मैथ्स की लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, ए और बी लिखेंगे और इसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रेखाखंड ए और बी की बात कर रहे हैं। बिंदु ए और बी इस रेखाखंड के क्या है, अंत बिंदु हैं, मतलब एंड पॉइंट है। मतलब जो ये बिंदु ए है, एक रेखाखंड है जो बिंदु ए से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, बिंदु बी तक जा रहा है। तो अगर हमें मैथ्स की लैंग्वेज में रेखाखंड को प्रदर्शित करना है तो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, ए और बी।
कोई भी नाम ले सकते हैं। अगर जैसे हमने सी और डी लिया, कोई अगर हमने एक ऐसा रेखाखंड बनाया जिसके नाम हमने क्या रख दिए, सी और डी, तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, सी और डी लिखेंगे और इसके ऊपर एक ऐसी लाइन खींच देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, रेखाखंड सी डी। ठीक है, आई होप आपको रेखाखंड भी समझ में आया होगा। अभी हमने क्या पढ़ा कि समतल ज्यामिति क्या होती है, बिंदु क्या होते हैं और रेखाखंड क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या दिया हुआ है, रेखा। 2.3 में क्या दिया हुआ है, रेखा। अब क्या करना है, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि दो बिंदु थे, जैसे ये हमने दो बिंदु बनाए थे ए और बी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे हमने इस बिंदु का नाम क्या दे दिया, ए, और इस बिंदु का नाम दे दिया बी। अब जो ये लाइन खींची है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये दोनों पॉइंट्स हैं, है ना। तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो रेखा है इसे हम क्या कह रहे हैं, रेखाखंड, जो हमने अपने 2.2 वाले टॉपिक में पढ़ा था कि रेखाखंड क्या होता है। और इस रेखाखंड को कैसे दर्शाते हैं, ए और बी और इसके ऊपर एक लाइन खींच के, ये हो गया रेखाखंड। लेकिन अगर हम, ये डॉट है, अगर हम इस डॉट के आगे इस लाइन को और बढ़ा दें और बी के आगे भी इस लाइन को और बढ़ा दें, ठीक है, तो ये देखिए ये लाइन कहाँ तक जाएगी। जैसे अगर बहुत, अभी तो छोटी लाइन बनी हुई है लेकिन ये डिसाइड नहीं है कि ये लाइन अब कितनी दूर तक जाएगी। तो इस लाइन को क्या हम अपनी कॉपी में बना सकते हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर लाइन छोटी है तो उसे हम ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन अगर लाइन बहुत लंबी है तो हम कितने पेज भरेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको एक प्रतिरूप में के रूप में बना देते हैं। प्रतिरूप का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल के रूप में, एक मॉडल के रूप में बना देते हैं, कि प्रतीक स्वरूप बना देते हैं, कि जैसे उसका हम चिन्ह बना देते हैं। जैसे हम मैप का यूज़ करते हैं, तो मैप में हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई चीज़ बताना है, जैसे हमें पुलिस स्टेशन के बारे में बताना है, तो हम वहाँ पे पुलिस स्टेशन नहीं बनाते, हम वहाँ क्या लिख देते हैं, PS। तो ये क्या हुआ, ये पुलिस स्टेशन का एक प्रतीक रूप है ना। तो उसी प्रकार से जब हमें एक लंबी, बहुत लंबी रेखा खींचनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसका एक प्रतीक रूप बना देते हैं, क्योंकि पूरी आकृति बनाना, पूरी लंबी रेखा बनाना पॉसिबल ही नहीं होता है, हमारे पास पेज छोटा है। तो इसीलिए क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम इतनी लंबी लाइन को अपनी कॉपी में खींच सकें। तो अब देखिए हम किसी भी, अगर हम लाइन को दिखाना चाहते हैं कि अगर रेखा ए बी, जैसे ये हमने एक रेखा बनाई है, इसके नाम हमने क्या दे दिए, ए और बी। तो हम जब इसका नाम लिखेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, ए और बी लिखेंगे, इसके ऊपर एक लाइन तो खींचेंगे जैसे रेखाखंड में खींचते, लेकिन इसमें क्या कर देंगे, हम दोनों तरफ तीर के निशान बना देंगे। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन का विस्तार चलता ही रहेगा। मतलब ये है कि इसके दो पॉइंट नहीं हैं। जब हमने इसके ऊपर एक सीधी लाइन खींची तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो बिंदु हैं इसके अंत बिंदु हैं, ये एक रेखाखंड के अंत बिंदु है, जैसे यहाँ डायग्राम में दिख रहा है ए और बी। लेकिन जब हमने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस रेखाखंड को रेखा में परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, अब क्या है, कोई भी दो बिंदु एक अद्वितीय रेखा निर्धारित करते हैं। ठीक है, उन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती है, जो उन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती है। ठीक है, कोई भी जो दो बिंदु होते हैं वो क्या करते हैं, एक अद्वितीय रेखा को निर्धारित करते हैं, और जो भी क्या होती है वो उन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती है। अद्वितीय मतलब क्या होता है, देखिए अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, है ना। एक ऐसी रेखा बनाते हैं जिसे दो बिंदुओं से होकर एक ही रेखा गुजर सकती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे अद्वितीय शब्द का यूज किया गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डॉट को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो हम एक छोटा सा पॉइंट बना देते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि रेखाखंड क्या होता है और रेखाखंड को कैसे दर्शाते हैं। तो रेखाखंड क्या होता है, एक सीमित लंबाई होती है ना, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, रेखा खींच देते हैं। लेकिन हम रेखाखंड, अब रेखा को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे और इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, तीर के निशान बना देंगे। देखिए ये इस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पे। हम रेखा को कोई भी नाम दे सकते हैं, L दे सकते हैं, M दे सकते हैं, या आपके जो भी मन में आए वो नाम हम इसे दे सकते हैं। अभी तक वीडियो में हमने क्या समझा कि समतल ज्यामिति क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है और रेखा क्या होती है, और बिंदु के बारे में, है ना। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि किरण क्या होती है।
किरण क्या होती है? किरण रेखा का एक भाग होती है। ठीक है, अभी हमने रेखा समझा कि रेखा क्या होती है, और जो किरण होती है वो क्या होती है? रेखा का ही एक भाग है। ये किसी के नाम नहीं है कि किरण है और रेखा है, दो लड़कियां हैं और वे एक दूसरे का भाग है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, रेखा मतलब एक लाइन, ठीक है, जिसमें इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुई रेखा, और जो ये किरण है ये रेखा का ही एक भाग है, जिसमें क्या होता है, ये रेखा जो किरण होती है वो क्या होती है? किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है। मतलब ये एक बिंदु है, यहाँ से ये क्या होगी? प्रारंभ होगी। ये प्रारंभ हो गई, यहाँ से स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, जिसे किरण का क्या कहते हैं? आरंभिक बिंदु या आदि बिंदु कहते हैं। जो ये बिंदु है, इस बिंदु के बारे में बात हो रही है जहाँ से किरण स्टार्ट हो रही, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं किरण का प्रारंभिक बिंदु या आदि बिंदु। अब क्या होता है, किरण एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तारित होती है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, किरण तो पहले ये बोल रहे हैं कि एक बिंदु से चलेगी, ठीक है। अब एक बिंदु से चलेगी और कैसे चलेगी? एक ही दिशा में चलेगी। मतलब वो सीधे अगर ऐसे जा रही तो ऐसे ही जाएगी, अगर इस डायरेक्शन में जा रही तो ऐसे ही जाएगी। मतलब जो भी उसका डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में जाएगी, और बिना किसी अंत के, मतलब इसका कोई भी अंत नहीं होता है। जैसे रेखा को हमने बताया था कि रेखा भी क्या होती है कि बिना अंत के रेखा भी चलती जाती है, तो उसी प्रकार जो किरण है इसका भी क्या होता है? कोई अंत नहीं होता है, ये चलती ही जाती है। अब इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? देखिए, अगर हमें किरण को प्रदर्शित करना है तो हम इसे कैसे बताएंगे? जैसे अगर मान लीजिए, जैसे ये आकृति दी हुई है 2.3 में, इसे हम देखते हैं। ये जो आकृति दी हुई है, देखिए ये जो ए बिंदु है इसे हम क्या कहेंगे? किरण का प्रारंभिक बिंदु या आदि बिंदु कहेंगे। और जब यहाँ से किरण स्टार्ट हो रही है, ए, यहाँ पे बिंदु क्या लिखा हुआ था? ए, और नेक्स्ट हम यहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? पी तक। देखिए एक ही दिशा में किरण जा रही है, तो हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? ए लिखेंगे और पी लिखेंगे, और इसके ऊपर देखिए एक इस प्रकार से एरो बनाएंगे। देखिए ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि अभी हमने क्या देखा था कि हम रेखा को कैसे प्रदर्शित कर रहे थे। देखिए हमने रेखा को कैसे प्रदर्शित किया था, जैसे ए बी एक रेखा है तो उसमें हमने क्या किया था? दोनों साइड एरो लगा दिया था। क्यों? क्योंकि रेखा दोनों साइड हो सकती है। लेकिन जो किरण होती है, किरण में इन्होंने पहले ही बता दिया कि एक आरंभिक बिंदु होगा, तो मतलब किरण यहाँ से स्टार्ट हो रही। तो जैसे ये जो ए है ये क्या है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये एक ही दिशा में जा रही तो इस साइड जाएगी ये, और ए और बी मान लीजिए अगर, तो ये इस ही दिशा में आगे बढ़ेगी। किरण एक ही दिशा में आगे बढ़ती है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? एक लाइट हाउस से निकलने वाली प्रकाश की किरणें। ये देखिए यहाँ ये लाइट हाउस है और यहाँ से क्या होता है? प्रकाश की किरणें निकलती हैं। फिर उसके बाद जो टॉर्च से निकलती है, टॉर्च आप अपने घर में जलाकर देखिएगा, जिससे क्या होता है? प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। सूरज की किरणें, ये भी क्या है? एक किरण का ही उदाहरण है। जैसे हम किरण कहते हैं ना, सूरज की किरणें, तो ये भी क्या है? किरण का ही उदाहरण है। आई होप आपको किरण समझ में आया होगा। देखिए हम फिर से एक बार क्लियर कर लेते कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी हमने समझा कि बिंदु के बारे में, तो बिंदु क्या होता है? एक सिंपल डॉट, ये आपको तो समझ में आई होगा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रेखा खंड के बारे में, तो रेखा खंड को हम कैसे दर्शाते हैं? ऐसे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रेखा के बारे में, तो रेखा क्या होती है? देखिए दोनों साइड हम इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा किरण, तो किरण को हम कैसे दर्शाएंगे? इस प्रकार से। यहाँ हम किरण को देखिए, जरूरी नहीं है कि किरण का डायरेक्शन इसी साइड हो, इस साइड भी हो सकता है कि बी इसका अब क्या हो गया है? प्रारंभिक बिंदु, और अभी इसका ए इसमें क्या है? जो ए है ये इसका किरण का प्रारंभिक बिंदु है, और इसमें बी जो है वो किरण का प्रारंभिक बिंदु है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक लड़का है रिहान। ये देखिए ये बुक इतनी सुंदर बनाई हुई है मैथ्स की कि इसमें क्या है? टॉपिक्स ऐसे दिए हुए हैं कि तुरंत पढ़िए और तुरंत उनका जवाब दीजिए। अगर आपको समझ में आया होगा तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर आपने समझने में थोड़ा इधर उधर ध्यान किया है, तो आपको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा कि मैंने अच्छे से नहीं समझा है, या समझने में कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो आपको फिर से यहीं से ही रिवाइज करना है। आगे नहीं बढ़ना है कि ये नहीं बन रहा है तो इसे छोड़ देते, हमें यहीं से ही पीछे जाना है और फिर से समझना है। देखिए क्या है? रिहान। रिहान क्या है? एक लड़के का
नाम है या लड़की का नाम भी हो सकता है, रिहान लड़के का ही होगा। रिहान ने एक कागज़ पर एक बिंदु अंकित किया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक बिंदु अंकित किया। अब वो क्या पूछ रहा है कि वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है। आपको क्या लगता है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आपसे ये बनता है तो इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। देखिए अब हमने ये एक बिंदु बनाया है, अब इस बिंदु से होकर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो अब हम खींचने की कोशिश करते हैं। देखिए एक सेकेंड, सीधी रेखाएं खींचेंगे हम। देखिए अब हमने स्टार्ट किया इसमें लाइन खींचना, तो हम इसमें कितनी लाइनें खींच सकते हैं वो हम देखते हैं। ये डॉट से जा रही है ये। देखिए तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम एक डॉट से कितनी ही लाइनें खींच सकते हैं। ये थोड़ी आगे पीछे हो जा रही हैं, ये सब डॉट के ऊपर से ही जानी चाहिए। देखिए तो इसका मतलब क्या है कि एक बिंदु से होकर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। मतलब जितनी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम गिन के ही लाइनें खींचें, किसी एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि किसी एक बिंदु से होकर उन्होंने पूछा कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। फिर शीतल है, शीतल ने क्या किया, एक कागज पर दो बिंदु बना दिए। अब शीतल ने क्या किया, एक कागज पर दो बिंदु बना दिए। वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी रेखाएं बना सकती हैं। देखिए कितनी रेखाएं बना सकती हैं, तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली एक सीधी रेखा एक ही खींची जा सकती है। ठीक है, ये दो बिंदु हैं तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि वो एक ही सीधी रेखा खींच सकती है। दो बिंदुओं से होकर हम सिर्फ एक रेखा खींच सकते हैं, और एक बिंदु से होकर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। अगर आपको यह क्वेश्चन बने हैं तो आपको पिछले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया हुआ है और आपने इसे अच्छे से समझा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या लिखा हुआ है। आकृति 2.4, मतलब इस आकृति की बात कर रहा है वो। इस आकृति 2.4 में क्या बोल रहा है, रेखाखंडों के नाम लिखिए। वीडियो को पॉज करके आप इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने रेखाखंड को अच्छे से समझा है तो आपको समझ में आएगा कि रेखाखंड क्या होते हैं और इनके नाम आप लिख सकेंगे। तो क्या बोल रहा है कि पहले हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन में रेखाखंडों के नाम लिखना है। तो हम लिखते हैं, पहले इनके नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला रेखाखंड कौन सा होगा हमारा, पहला होगा हमारा एल एम, ये वाला रेखाखंड। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये एल से एम तक। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, एम से पी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा हमारा